हेलो स्टूडेंट्स, टुडे मैं आज आप लोगों के लिए सेकेंड वीडियो लेक्चर खाता वही तथा लेखा शास्त्र के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो कल मैंने पहला वीडियो लेक्चर दिया था उससे आगे ले चलता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी मदद मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म अकाउंटिंग का मतलब लेखाशास्त्र के इतिहास पढ़ने के बाद हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की जो भी डिफिनेशन थे उनको हम लोगों ने पढ़ा। अब परिभाषाओं को पढ़ने के बाद पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र में जो अंतर है उन अंतर को पढ़ेंगे आज, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेखाशास्त्र के क्षेत्र को पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुस्तपालन तथा लेखाशास्त्र में अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखिए विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो जो पुस्तपालन होता है, पुस्तपालन में जो विषय वस्तु होती है यानी कि होता क्या है, किया क्या जाता है। तो पुस्तपालन में हम लोग खुद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों जैसे में लेन देन का लेखा करना, उनके खातों की खतौनी करना, योग और शेष ज्ञात करना, ठीक, निकालना, ये पुस्तपालन की विषय वस्तु होती है। जबकि लेखाशास्त्र में क्या किया जाता है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में यानी लेन देन की खाता बही में जो की गई है, जो भी खतौनी की गई है उनसे तलपट बनाना और उनके योग और शेष ज्ञात करना। यानी क्या, पुस्तपालन में प्रारंभिक पुस्तकों में एंट्री की जाती है और उनमें योग और शेष निकाला जाता है। अब जो लेखाशास्त्र है इसमें क्या होता है, उन खतौनी से क्या किया जाता है, योग तलपट बनाया जाता है और योग और शेष ज्ञात किया जाता है। सेकेंड, उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य जो होता है, पुस्तपालन का उद्देश्य व्यवसाय में माल की स्थिति तथा रोकड़ की स्थिति जानना होता है कि व्यवसाय में हमारे पास कितना माल पड़ा है, कितना हमारे पास रोकड़ पड़ा है, ये उद्देश्य होता है पुस्तपालन का। जबकि लेखाशास्त्र का जो उद्देश्य होता है, एक बिजनेस के मतलब व्यापार के लाभ और हानि की स्थिति को जानना होता है। कार्य देखिए, तो पुस्तपालन की जो कार्य होता है ये एक नियमबद्ध एवं क्रमबद्ध ढंग से पुस्तकों में लिखा जाता है, ये कार्य किया जाता है। जबकि लेखाशास्त्र में क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो भी सूचनाएं हमको पुस्तपालन से मिलती हैं, उन सूचनाओं के आधार पे व्यापारी चिट्ठा यानी क्या, बिजनेस का आर्थिक चिट्ठा जिसको हम लोग बैलेंस शीट भी कहते हैं, बनाया जाता है और व्यापार की स्थिति को भी मापा जाता है कि व्यापार की स्थिति क्या है। अब इसके बाद अवधि, पुस्तपालन दैनिक होता है, पुस्तपालन दैनिक किया जाता है, जबकि लेखाशास्त्र में यहाँ पे ये वार्षिक रूप से किया जाता है। लेखाशास्त्र का कार्य वार्षिक रूप से किया जाता है। जैसे क्या, बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी व्यवहार होते हैं, उनका प्रतिदिन यानी दैनिक पुस्तकों में लिखा जाता है। तो ये पुस्तपालन वाले में होता है। लेखाशास्त्र में एक निश्चित अवधि में यानी वार्षिक अवधि के बाद क्या किया जाता है, उन पुस्तकों का निरीक्षण किया जाता है। अब देखो अनुभव, पुस्तपालन का कार्य कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेखाकर्म का ज्ञान है वो कर सकता है, लेकिन लेखाशास्त्र यानी इसमें व्यक्ति के पास अनुभव की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो इन कार्यों को करते हैं। निर्भरता के आधार पर देखा जाए तो पुस्तपालन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, यानी पुस्तपालन स्टार्टिंग से स्वयं से की जाती है, इसके लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती। जबकि लेखाशास्त्र किस पे निर्भर है, लेखाशास्त्र पुस्तपालन पर निर्भर है, यानी ये इसके ऊपर क्या होता है, निर्भर है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए लेखाशास्त्र का क्षेत्र। अभी इसमें एक दो टॉपिक और भी हम लोग लिख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे 6 बताया। अब देखिए
स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इसको बोलते हैं, लेखा शास्त्र का क्षेत्र। तो देखो लेखा शास्त्र का क्षेत्र जो है ये व्यापक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि समानांतर लेखा शास्त्र के 2 क्षेत्र बताया जा रहा है, जिसमें पहला लेखा शास्त्र का विस्तार और दूसरा लेखा शास्त्र विज्ञान है या कला। तो लेखा शास्त्र के विस्तार में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे लेखा शास्त्र इस समय अनेक प्रकार के लेखा शास्त्र हैं, जिनका जैसे अलग अलग उद्देश्यों की जो पूर्ति करते हैं। जैसे पहला लागत विस्तार अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी, मतलब लेखा शास्त्र का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी है, जैसे प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन, सामाजिक लेखा शास्त्र इत्यादि। ठीक, और जो वास्तव और ये तो हमारा लेखा शास्त्र का विस्तार था कि अन्य क्षेत्रों में भी इसको पाया जाता है। इसमें बताया गया प्रबंध, लागत, ठीक, लागत लेखा शास्त्र इत्यादि। और यहाँ पे लेखा शास्त्र विज्ञान है या कला। तो इस चीज़ के लिए देखिए लेखा शास्त्र तो वास्तव में एक देखो, चूंकि इसमें क्रमबद्ध काम किया जाता है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम को अगर क्रमबद्ध किया जाता है तो क्या होता है, विज्ञान होता है। तो यहाँ पे लेखा शास्त्र अपने शुद्ध, देखिए, शुद्ध एवं स्पष्ट आधारभूत सिद्धांतों के कारण विज्ञान है। यानी कहने का मतलब है कि जो लेखा शास्त्र है, जो भी लेखा की जाती है, इसमें क्या है, नियम है, सिद्धांत है। ठीक, इस वजह से ये क्या है, विज्ञान है। और सिद्धांत का कार्य स्वरूप परिणित एवं अभ्यास की शिक्षा के कारण ये कला है। और इसके लिए जो परिणित अभ्यास की जो शिक्षा है, इसके लिए कला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेखा शास्त्र क्या है, विज्ञान और कला दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है। अब आप देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पुष्पालन एवं लेखा शास्त्र की प्रणाली या इसको टाइप ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी के प्रकार भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 प्रकार लिखा हुआ है, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सरकारी लेखांकन और सामाजिक लेखांकन, मुद्रास्फीति और मानव संसाधन लेखांकन। तो इसको आप देखिए, सबसे पहले वित्तीय लेखांकन क्या होता है। वित्तीय लेखांकन एक प्राचीन व्यवस्था, मतलब बहुत ही हम लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो वो चाहे ये अकाउंटिंग करे या ना करे, इस अकाउंटिंग को करती है। तो वित्तीय लेखांकन में हम लोग कैसे कह सकते हैं क्या होता है, तो सुनिए। वित्तीय लेखांकन एक बहुत ही प्रचलित लेखांकन है। इस लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय के दैनिक व्यवहारों को खाता बही में लिखा जाता है, खतौनी की जाती है। एक निश्चित समय अवधि के पश्चात खातों का क्या किया जाता है, एक व्यापार खाता बनाया जाता है तथा लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे व्यवसाय की लाभ हानि का पता लग सके। और उसके बाद व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, आर्थिक स्थिति के विवरण को जानने के लिए क्या बनाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये लगभग प्रायः सभी व्यवसायों में किया जाता है। ये था हमारा वित्तीय लेखांकन। आपको पता लग गया होगा कि वित्तीय लेखांकन में क्या होता है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो हम आपको बताए हैं बस उतना ही आपको लिख के आना है कि इसमें प्रायः खाता बही की दैनिक खतौनी की जाती है, उनके योग अवशेष निकाले जाते हैं तथा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात व्यापार खाता बनाया जाता है तथा लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जिससे लाभ हानि को ज्ञात किया जाता है। और उसके बाद क्या, एक व्यवसाय के आर्थिक विवरण को जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, जिससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक, अब देखिए लागत लेखांकन, इसको बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा, अब पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब वो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, लागत लेखांकन क्या होता है। लागत लेखांकन सामान्यतः वस्तुओं को उत्पादित करने वाली संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जब कोई भी उत्पादक एक से अधिक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करता है, तो ऐसी स्थिति में मान लो अगर कोई उत्पादक है वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक, तो उसको क्या होगा, उसकी प्रति इकाई लागत, जितना लागत आएगा उससे भाग देगा, जितना उत्पादन हुआ उसको पता चल जाएगा।
लेकिन अब वो ये भी बना रहा है, पेन भी बना रहा है, मार्कर भी बना रहा है, इंक भी बना रहा है, मतलब ये वेरियस टाइप्स के अगर उसने एक से अधिक, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि लागत लेखांकन में क्या होता है, एक से जब कोई उत्पादक एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन का उपयोग करता है, जिससे वस्तुओं के लागत का निर्धारण करने के साथ साथ उनके विक्रय मूल्य का भी निर्धारण आसानी से कर सके। ये था हमारा क्या, लागत लेखांकन। ठीक, तो मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। ये हमारा हो गया दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन को मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें देखो मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रबंधकीय लेखांकन सामान्यतः व्यवसाय के कुशलता पूर्वक किए गए कार्यों का लेखांकन होता है, जिनमें व्यवसाय के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यवसाय कितने कुशल पूर्वक प्रबंधकीय अपना कार्य कर रहा है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन को सर्वप्रथम अमेरिका के ये शब्द प्रबंधकीय लेखांकन शब्द का उपयोग अमेरिका के एंग्लो उत्पादकता जो भी समिति थी उन्होंने वहाँ पे परिषद ने क्या किया था, उपयोग किया था, जिसमें उन्होंने प्रबंध के कार्यों का कुशलतापूर्वक जो कहते हैं कि अनुमान लगाने के लिए किया। और इसमें होता क्या था, तो इसमें जैसे प्रबंधकीय निरंतर, रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण, इन कार्यों को किया जाता है ताकि इनके आधार पर भविष्य के पुनर्नुमान लगाया जा सके और भविष्य के लिए नए प्लान बनाए जा सके। ये इसलिए प्रबंधकीय लेखांकन किया जाता है। अब देखो कर लेखांकन। तो कर लेखांकन को टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब वर्तमान समय में व्यवसाय में सरकार के द्वारा अलग अलग तरह के कर लगाए जाते हैं और इन करों का भुगतान करने के लिए व्यवसाय को, क्योंकि ये कर के जो नियम हैं ये समय समय पर बदलते रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी स्थिति में व्यवसाय को क्या करना पड़ता है कि कर का लेखांकन करना पड़ता है, ताकि वो अपने कर का सही ढंग से अनुमानित करके अपने कर का भुगतान कर सके। ये है हमारा कर लेखांकन। अब देखो आप सरकारी लेखांकन। अब सरकारी लेखांकन क्या होता है, तो सरकारी लेखांकन, सरकारी कार्यालय भिन्न भिन्न सरकार के होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सरकारी कार्यालय की दशा में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लेखे तैयार किए जाते हैं। जैसे इस प्रकार विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जो भी लेखे विधि अपनाई जाती हैं उन्हें सरकारी कार्यालय कहते हैं। अब देखो सरकारी कार्यालय हम लोगों को पता है कि पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, तो अलग अलग सरकारी कार्यालयों में अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता है और उनके लिए अलग अलग ही लेखा पद्धति अपनाई जाती है, जिन्हें सरकारी लेखांकन कहते हैं। ठीक, अब देखो सामाजिक लेखांकन। अब देखो सामाजिक लेखांकन ये क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के बारे में हमको लेखांकन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप आराम से इस चीज़ को सुनिए। होता क्या है, सामाजिक लेखांकन में किसी समाज की मौद्रिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करके उनका लेखांकन करना सामाजिक लेखांकन है, और इसे राष्ट्रीय लेखांकन भी कहते हैं। यानी क्या, समाज के बारे में नहीं लिखना है, बल्कि समाज में जो भी मौद्रिक घटनाएं हैं, जो भी मौद्रिक क्रियाएं हो रही हैं, उनका लेखांकन करना सामाजिक लेखांकन कहलाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है मानव संसाधन। इसमें देखो क्या होता है, मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों को पहचानने, इनको अंकों के मापन करने और इस सूचना से संबंधित पक्षों को संप्रेषित करने का। यानी क्या, यानी प्रत्येक उपक्रम में जो व्यक्ति कर्मचारियों का, जो भी कर्मचारी हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। मानव शक्ति के मूल्यांकन को लेखे में लिखना तथा वित्तीय परिणाम की ज्ञात करना मानव संसाधन है।
यानी क्या, मानव संसाधन का अर्थ ये है कि जो भी उपक्रम में व्यक्ति लगे गए हैं उन व्यक्तियों का शक्ति यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों को मध्यम रूप में मापना और लिखना क्या है, मानव संसाधन लेखांकन है। और लास्ट है इसमें मुद्रास्फीति। तो सबको पता है कि समय समय पे मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है और इसे ही मुद्रास्फीति बोलते हैं। वास्तविक मूल्यों का पर लेखे करने के लिए मुद्रा सूचकांकों को ध्यान में रखकर लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठे समायोजित किए जाते हैं और इस विधि को मुद्रा प्रसार लेखांकन भी कहते हैं। जैसे क्या है, इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन होता है। मनी इन्फ्लेशन मतलब आज जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे भारत ये वस्तु पिछले 4 साल पहले इतने की थी, 100 रुपये की थी, आज 200 की हो गई। क्यों हो गया? तो ये मुद्रा इन्फ्लेशन के कारण हुआ, मुद्रा के प्रसार के कारण हुआ। तो मुद्रा के प्रसार का जो लेखांकन किया जाता है और उन लेखांकन के आधार पर जो भी लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठा बनाया गया है उन दोनों को क्या किया जाता है, उन दोनों का समायोजन किया जाता है। मतलब आज के रेट को जो भी बैलेंस शीट है उसका इन्फ्लेशन से कंपेयर करके मतलब बनाया जाएगा नया आर्थिक चिट्ठा, तो उसे मुद्रा प्रसार बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है वित्तीय लेखों की प्रणालियाँ। यानी जो वित्तीय लेखांकन होते हैं वो उनका सिस्टम क्या है, किस तरह से हम वित्तीय लेखांकन में लेखा करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है भारतीय खाता बही खाता प्रणाली, दूसरा पुस्तपालन की रोकड़ प्रणाली, तीसरा पुस्तपालन की इकहरा लेखा प्रणाली और चौथा दोहरा लेखा प्रणाली। यानी इसको बोलते हैं इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक, और इसको बोलते हैं कैश सिस्टम, ठीक, और इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम और इसको बोलते हैं डुअल एंट्री सिस्टम। नाउ लिसन, भारतीय लेखा प्रणाली क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि वित्तीय लेखों की प्रणालियों का वर्णन करें तो आपको इन्हीं चारों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे भारतीय बही खाता प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जो भी खाता बही में खतौनी की जाती है वो क्षेत्रीय भाषा में की जाती है। जैसे अगर हम पंजाब में हैं तो पंजाबी में, गुजरात में है तो गुजराती में, ठीक, और अन्य स्थानों पे हिंदी में, कर्नाटक में तो कन्नड़ में, यानी क्षेत्रीय भाषा के आधार पर खाता बही में खतौनी की जाती है। और चूंकि इसका जन्म भारत में हुआ है इसलिए इसको भारतीय बही खाता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब देखिए सेकंड, दूसरा क्या है, पुस्तपालन की रोकड़ प्रणाली। पुस्तपालन की रोकड़ प्रणाली, ये नाम से ही स्पष्ट है, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा कि पुस्तपालन की रोकड़ प्रणाली क्या होती है। तो पुस्तपालन की रोकड़ प्रणाली का मतलब ये कि इन ऐसे में खाता व्यवसाय में केवल जो भी लेन देन रोकड़ में होती है उन्हीं का लेखा किया जाता है, उधार का लेखा नहीं किया जाता। यानी बस रोकड़ में जो लेन देन हुए हैं नगद लेन देन का लेखा किया जाएगा, उधार का लेखा नहीं किया जाता। और उधार का लेखा तब किया जाता है जब वो रिसीव होता है, यानी क्या, जब प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब इसमें नगद लेन देन का लेखा होगा, लेकिन अगर उधार बेच रहे हैं तो उसका कोई लेखा नहीं होगा। लेकिन वो व्यक्ति जिस दिन पैसा ला के भुगतान करेगा और पैसा हमारे हाथ में आएगा उस दिन हम लेखा करेंगे कि हमको इतना रुपए प्राप्त हुआ। यानी इसमें केवल कैश के लेन देन का, नगद लेन देन का लेखा किया जाता, उधार का लेखा नहीं किया जाता। जिस दिन तो उधार का रोकड़ प्राप्त होता है उस दिन प्राप्ति में लिख देते हैं समय। और इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या बनाया जाता है, इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। और तथा लाभ हानि जानने के लिए आय और व्यय खाता बनाया जाता है, आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है, ठीक। यानी क्या, इसमें लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता, इसमें आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है। सामान्यतः यह अस्पतालों, विद्यालयों इत्यादि स्थानों पर बनाए जाते हैं। ओके, अब देखो इकहरा लेखा प्रणाली, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। हम लोगों को जैसे क्या होता है, इन चीज़ों को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। होता क्या है
किसी भी व्यवसायिक सौदे में दो चीज़ें होती हैं। क्या? जैसे मान लो आप कुछ सामान खरीदने गए, तो आप जब सामान खरीदेंगे तो दुकानदार आपको सामान देगा, बदले में आप दुकानदार को क्या देंगे? पैसा देंगे कि नहीं देंगे? अब देखिए, तो ऐसे सिचुएशन में एक सौदा एक हुआ, लेकिन दोनों तरफ से कुछ न कुछ कार्य हुए, मतलब आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सौदों में दो पक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ इकहरा लेखा प्रणाली है तो इसके नाम से स्पष्ट है कि इकहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदे के केवल एक पक्ष का लेखा किया जाता है, और इसमें प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 बार नहीं किया जाता, एक ही बार किया जाता है। इस प्रणाली के अनुसार खाता बही में केवल ऋणी तथा ऋणदाताओं के व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, न कि अव्यक्तिगत खाते, जैसे मजदूर, किराया, क्रय इत्यादि खाते। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत लेन देन के दोनों पक्षों पर विचार नहीं किया जाता। इस की प्रणाली का यह एक अपूर्ण लेखा प्रणाली माना जाता है। जैसे क्या कि इसमें दोनों पक्ष का लेखा नहीं किया जाता, एक ही लेखा प्रणाली का लेखा किया जाता है। जैसे मतलब अगर आप उधार लेके चले आए सामान, तो वो क्या करेगा? आपका नाम लिख लेगा। तो वो एकहरी लेखा प्रणाली का एक तरह से सिस्टम है। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सौदे में क्या होता है, प्रत्येक सौदे में दो पक्ष होते हैं, दोनों एक सौदा एक होता है लेकिन दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं उस सौदे से। तो यहाँ दोहरा लेखा प्रणाली में नाम से स्पष्ट है कि सौदे के दोनों पक्ष का लेखा किया जाता है। तो देखिए, जैसा नाम से दोनों पक्ष का लेखा किया जाता है, एक पक्ष का लेखा एक खाते में और दूसरे पक्ष का खाता दूसरे खाते में किया जाता है। ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है जिसका एक ही पक्ष पर प्रभाव पड़े, अतः प्रत्येक सौदे का लेन देन लेखों के दो पक्षों पर किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत लेन देन का लेखा संबंधित दो पक्षों में किया जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, पहला ऋणी जिसको डेबिट बोलते हैं तथा दूसरा धनी जिसको क्रेडिट बोलते हैं होता है। इस प्रकार लेन देन के सौदों को प्रत्येक लेन देन के दोनों पक्षों को डेबिट एवं क्रेडिट दोनों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, और इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत मैंने बताया आपको कि प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं और दोनों के खातों में लेखा किया जाता है। एक का डेबिट साइड में लिखा जाता है, दूसरे का क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। यानी दोनों पक्षों में जब लेखा किया जाएगा तो इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, और इसे ही डुअल एंट्री सिस्टम कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में सामान्यतः इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। एकहरा लेखा प्रणाली के लिए भी बताए हैं आपको, और रोकड़ प्रणाली के लिए भी बताया है। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।